सर जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया, शौर्य चक्र। जय हिंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। Thank you, Rajesh. Always a great feeling to interact with you. Thank you very much. लॉट्स ऑफ थैंक्स सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बड़ा अहम इशू आ रहा था कि पाकिस्तान के जो टेरर कैंप थे एलओसी पर, भारतीय सेना की एक्सरसाइज देखकर उन 72 के 72 टेररिस्ट कैंप को शिफ्ट कर दिया गया है। खबरें ऐसी हैं कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में उस साइड ले जाया जा रहा है ताकि आतंकी जो है सेफ रहे। किस प्रकार से पाकिस्तान की इस एक्टिविटी को देख रहे हैं, क्योंकि अब तो अफगानिस्तान वाला फ्रंट भी पाकिस्तान के लिए खुला हुआ है। तो कितना सेफ, और क्या पाकिस्तान अभी भी समझ नहीं पाया है कि आतंक उसके लिए भी नुकसानदायक होगा, चाहे वो भारत के लिए पाले चाहे अफगानिस्तान के लिए पाले। देखिए राजेश जी, सबसे पहले जैसे आप बोल रहे हैं कि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दोज हु लिव बाय द स्वॉर्ड दे डाई बाय द स्वॉर्ड। वहां पे इस समय बहुत बुरी हालत है। इमरान खान की मौत की खबरों की कोई पुष्टि नहीं कर रहा, वो जिंदा है या मर गए हैं। तो नेशन इज इन chaos। मुनीर जो है वो अपने आप को लगातार शक्तिशाली बनाया जा रहा है। चलो, दैट इज अ सेपरेट इशू। नाउ विल टॉक अबाउट दिस मेन इशू जो आपने बात की है। देखिए, आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि इन्फिल्ट्रेशन का जो कंसेप्ट है ये ग्राउंड पे कैसे होता है। ये लोग क्या करते हैं, अपनी ट्रेनिंग कैंप्स बनाते हैं जो कि एलओसी या आईबी से बहुत पीछे होते हैं। उसकी जी वजह है कि हमारी जो आर्टिलरी है उसकी रेंज में वो नहीं आने चाहिए, तो वहां वो खुल के उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है लॉन्च पैड। लॉन्च पैड जो है वो एक ट्रांजिटरी पॉइंट होता है जिसके अंदर हो सकता है कि शाम को उनको वो लोग वहां पे ले आए गाड़ियों में। उसके बाद थोड़ा फेमिलराइज करें उनको। उसके बाद इनको गाइड प्रोवाइड कर दी जाते हैं। वो गाइड जो है उस एरिया से पूरी तरह वाकिफ होते हैं। उसके बाद जब वो 1 2 3 किलोमीटर अंदर जाते हैं तो नया गाइड का सेट है वो टेक ओवर कर लेता है। ओके। अभी अगर हम लॉन्च पैड की बात करें, वो टेम्परेरी नेचर है बट स्टिल वर्नेबल। दूसरा, ये क्या कर सकते हैं कि आप सीधे जो आपका ट्रेनिंग कैंप्स है वहां से सीधे लाइए, इन्फिल्ट्रेट करा दीजिए विदाउट हेल्टिंग एट द ट्रेनिंग कैंप। क्योंकि बीएसएफ जो है उसकी जो मोटर्स है उनकी रेंज जो है तकरीबन 5 किलोमीटर है, और वो कुछ पीछे होंगे तो आप इफेक्टिव रेंज मान के चलिए 3 या 4 किलोमीटर। जी तो उस एरिया के अंदर तो वो अपने लॉन्च पैड नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो बहुत पीछे ले जाते हैं तो उनको पैदल भेजना अंदर with ammunition, weapons, and ration, and so on, that becomes very, very difficult. So it's a difficult game, which they have been playing well so far. अभी ऑपरेशन संदूर से क्या निकला है कि हमारी जो कैपेसिटी है इनको एंगेज करने की, अभी इनके जैसे आपने देखा होगा लश्कर तोयबा और जैश ए मोहम्मद के जो बेसिस थे जो काफी जी डेप्थ में है, उनको भी हमने हिट कर दिया था। तो एक किस्म का खौफ तो उनके दिमाग में रहेगा। तो वो अपने आप को जितना ज्यादा सुरक्षित कर सकते हैं, मान लीजिए कि हमारी ब्रह्मोस जो है उसकी जो रेंज है तकरीबन 300 350 किलोमीटर है, और बियॉन्ड विजुअल रेंज अगर हम राफेल की बात करें वो 150 किलोमीटर तक विदाउट क्रॉसिंग द एलओसी जी और आईबी दे कैन हिट इट। सो दे हैव टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। तो ये अच्छी बात है। और जहां तक खैबर पख्तूनख्वा का सवाल है, देखिए वहां पर इस समय टोटल एनार्की चल रही है। ये खैबर पख्तूनख्वा ले लीजिए, बलूचिस्तान ले जी लीजिए, सिंध ले लीजिए, पीओके ले लीजिए, वहां पे टोटल क्योस चल रहा है। और उसके बाद ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन डेवलप हो रही है और जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, तो पाकिस्तान इस समय काफी बुरी हालत में है। और मुनीर को जब तक सैक नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से, और उसके लिए सैकिंग ऑफ मुनीर विल ओनली बी पॉसिबल इफ यूएसए इंटरवीन्स। शहबाज शरीफ ओके। के बस की बात नहीं है ये। तो अगर अमेरिका को लगता है कि ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, या यूएन वाले पूछ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन वाले, कि इमरान खान की वेयरआउट्स बताइए, तो एक्सटर्नल प्रेशर प्लस इनिशिएटिव बाय द यूएसए कैन ओनली सेव द पाकिस्तान टू वट एवर एक्सटेंट। और मेरे को लगता है वो करेंगे, बिकॉज स्ट्रेटेजिकली इस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान यूएसए के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ओके है। जी। लेकिन क्योंकि जनरल मुनीर की बात आपने कही, तो कैसे हम देखें जिस प्रकार से फील्ड मार्शल उनको बना दिया गया, अब उन्हें राष्ट्रपति से भी ऊपर का पद देने की तैयारी, ना उनके ऊपर कोई केस चल सकता है, ना कोई उनको पूछेगा, उनका जो लिया हुआ डिसीजन है वो फाइनल होगा। इसका क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर होगा सर इन फ्यूचर? क्योंकि इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, यूएन तक में सवाल उठ रहे हैं कि इतनी ताकत एक आर्मी चीफ को।
देखिए वो आर्मी चीफ नहीं रहा है, वो एक डिक्टेटर बन गया है। जैसे पहले याहिया खान रहे हैं या मुशर्रफ रहे हैं या उससे पहले अयूब खान रहे हैं, लेकिन उसने इसको बड़े तरीके से प्रेजेंट किया है, without taking over the government by staging a coup. He has grabbed all the power. Even so, ये जो जुडिशरी है जी ये भी उसने अपने नीचे कर ली है। तो ये बंदा जो है बहुत बड़ा बनता जा रहा है, बट देन देयर इज ऑलवेज, बिकॉज नथिंग स्टेज ऑन द टॉप परमानेंटली। तो इसके बुरे दिन भी आने हैं, वो कब आते हैं। और देखिए इस समय जो पाकिस्तान के अंदर 11 कोर है, उनके 11 कोर कमांडर है, उनका तो फ्यूचर सील हो गया ना अभी। बिल्कुल सर। उनके पास कोई एस्पिरेशन नहीं है कि अच्छा काम करूं या बुरा काम करूं, बिकॉज दे विल नेवर बिकम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब तक मुनीर जिंदा है। तो कुछ ना कुछ डिसकंटेंट वहां भी ब्रू हो रहा होगा। ह्यूमन राइट वायलेशन जो पाकिस्तान में हो रही है इस समय तहरीक इंसाफ पार्टी के साथ, जी दुनिया भी इसका कॉग्निजेंस रहेगी, तो प्रेशर आएगा मुनीर के ऊपर। और जब जनता, आपने देखा नेपाल में क्या हुआ, अगर सपोज वो जेनजी वाला प्रोटेस्ट अगर पाकिस्तान में शुरू होता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो एक वहां पे बहुत बड़े विद्रोह की संभावना है। और मेरे को तो समटाइम आई फील कि दे मे बी डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान इफ दे कंटिन्यू दिस वे इन नेक्स्ट 5 to 10 years। ओके सर। एक क्योंकि आतंक को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का व्हाइट कॉलर मिलिटेंसी या आतंकवाद बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, और उसके बाद कई लोगों के ऐसे बयान भी आए कि हमें शक की नजर से देखा जा रहा है। हम इसको कैसे देखें और ये कितना बड़ा चैलेंज है? क्योंकि अभी तक हम देखते थे, ये मान के चलते हैं कि भाई ये अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, ये आतंकी राह चुन सकता है, AK-47 हाथ में थाम सकता है, लेकिन डॉक्टर्स, उनके लॉकर से AK-47 मिलना, ग्रेनेड मिलना, और प्रेस क्लब से प्रेस वहां पे जो थी जम्मू कश्मीर, वहां से भी कुछ हथियार मिले हैं। मैं जिक्र नहीं उनका कर पा रहा हूं, ध्यान में नहीं आ रहा। तो ये व्हाइट कॉलर मिलिटेंसी कितना बड़ा चैलेंज सर? देखिए अगर हम व्हाइट कॉलर मिलिटेंसी या रेडिकलाइजेशन की बात करेंगे, ये बहुत ही सीरियस चैलेंज है भारत के लिए। क्योंकि हमारे देश में अगर हम ये मान के चले कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो 16% होगी, जहां तक कश्मीर की बात है जो एपिसेंटर बन चुका है मिलिटेंसी का, वहां पे JKUT के अंदर तकरीबन 70% मुस्लिम्स हैं। और अगर ये रेडिकलाइजेशन हो रहा है उन लोगों के साथ, ये पहले भी होता था कि इंजीनियर PhD, बट वो नंबर वाज वेरी स्मॉल। और जी ये जो डॉक्टरों वाला एपिसोड सामने निकल के आया, दैट्स वेरी वेरी वरीसम एंड वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। हमें जल्दी से जल्दी एक अप्रोच बनानी पड़ेगी और एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी काउंटर रेडिकलाइजेशन की। अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अवाम को उसके अंदर शामिल करना पड़ेगा, लोकल पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये खतरा अगर इस समय चेक नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये बहुत भयंकर रूप ले सकता है। जी। और ये बड़ा एक चैलेंज भी है, क्योंकि किसके ऊपर आप ट्रस्ट करें? तो कह रहे हैं कि दिन में डॉक्टर और रात को आतंकी, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है इशू।